इट डजंट मैटर टू हिम, वो उसकी कंट्री में वो इलीगल है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मोदी जी ने फेस किया है, इस गवर्नमेंट ने फेस किया, जेटली जी ने फेस किया, इन रिस्पेक्ट ऑफ in their search for the black money, is it's pretty easy to shift the ecosystem easily. बहुत आसान है एक कंट्री से दूसरी कंट्री को पैसा ले जाना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ले जाना। आपको एक डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है, चले गया, वो मिल ही नहीं सकता। आप जब कहा था कि इतना पैसा, वो लोगों ने तो व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया, इसके नाम से इतना पैसा है, इसके नाम से इतना पैसा है। जब तक पहला व्हाट्सएप जनरेट हुआ उसके पहले तो पैसा निकल चुका था, भाई वहां रहने थोड़ी वाला है। एंड पैसा तो वहीं रहा, नाम बदल गए, कंपनी बदल गई, उसके जो लेयर्स ऑफ सीक्रेसी बढ़ गई, लेयर्स ऑफ ट्रस्टीज बढ़ गए। सो बेनिफिशियरी वही का वही रहा, लेकिन आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। सो इट्स सो इजी, एंड दीज लॉ फॉर्म स्पेशलाइजेज, दे स्पेशलाइज इन गिविंग यू द प्रोटेक्शन। आपकी एक कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी आई, बिफोर दैट इंक्वायरी इवन गेट्स सीज द लाइट ऑफ द डे, उसके पहले तो चेंज हो चुका है पूरा का पूरा, और आपको मालूम ही नहीं है। अमिताभ बच्चन जब कहते हैं, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट नेम, मुझे यूज नहीं करना चाहिए ऐसा, बट दैट कम्स वेरी इजीली। उन्होंने कहा कि मुझे याद ही नहीं कि कौन सी कंपनी में मेरा पैसा है। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम तो आपका लॉयर बदलता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या है। आप बेनिफिशियरी हैं, आपको मालूम है अच्छे से, यू ट्रस्ट योर लॉयर and you are a beneficiary of the money, and where the money goes and in which company you don't even know about that. So यही होता है। So this is the specialization of these firms, वो यही करते हैं कि आपको पैसे को प्रोटेक्ट करते चले जा रहे हैं, जब बिगड़ेगा दूसरे नाम से हो जाएगा, आपका पैसा वहीं की वहीं है। एंड मैंने लास्ट में एक सेंटेंस लिखा था, आपने केपीएमजी का नाम सुना है, डेलोइट का नाम सुना है, अर्नस्ट एंड यंग का नाम सुना है, पीडब्ल्यूसी का नाम सुना है। आपने ऑफशोर मैजिक सर्कल का नाम कितने लोगों ने सुना होगा मालूम नहीं, मैंने भी नहीं सुना था बिफोर आई डग इनटू द पनामा पेपर्स। इसको एक बार गूगल करके देखना। दिस इज द बिगेस्ट अनऑफिशियल अनऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग एंड लॉ फर्म इन द वर्ल्ड, आई कैन से। ये एक फर्म का नाम नहीं है, ऑफशोर मैजिक सर्कल उन लॉयर्स का नाम है, और उन अकाउंटेंट्स, आई डू मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो एंड सीपीए ऑल्सो, उन लॉयर्स का, उन अकाउंटेंट्स का नाम है, का नेक्सस है, उनका कोऑर्डिनेशन है, जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, और who have been doing so. Fonseca is a very small fry, उससे बहुत बड़ा है ये नेटवर्क। इनका काम ही यही है, इनका काम ही यही है, they are शेल कंपनी फैक्ट्रीज, दे आर ट्रस्ट फैक्ट्रीज। इनका काम ही यही है, दुनिया के किसी भी कोने में आपको कंपनी बनानी है, दे आर विलिंग टू डू इट, एंड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड केपेबल नेटवर्क जो काम कर रहा है, जिनका टर्नओवर इन बिग 4 अकाउंटिंग फर्म से ज्यादा है। So now you can understand the gravity of the situation, क्या कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इन चीजों में। अब बात ये आती है कि लीगल है कि इलीगल है। ये हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इलीगल है कि इलीगल है। मैं यही कहता हूं हमेशा कि लीगल, जो वी एज स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी वी लर्नड द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। हम उसको हमेशा सीखते आए थे। तो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस का डिफरेंस एक बिल्लस भर का है। मैं हमेशा कहता हूँ एक बिल्लस जो कि जेल की दीवार इतनी होती है ना, बस उतना ही डिफरेंस है। इधर इवेजन है, उधर अवॉइडेंस है, बस इतना ही है। अगर आप जरा सा गलत करें तो आप 6 इंच उधर हो जाएंगे, 6 इंच उधर गए तो गए काम से आप। सो दैट इज द डिफरेंस। अनफॉर्चुनेटली most of these transactions are so complicated and have been routed through a very very complicated structure by accountants who are very competent and who are very well paid, and they would be pitted against unfortunately underpaid tax officers of third world countries perhaps, और उनको फेस करना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। ये स्ट्रक्चर सोच के बनाया गया है। सो ये 6 इंच का डिफरेंस इधर से उधर पहुंचाना बहुत आसान नहीं होगा। इज गोइंग टू बी, इट विल apparently look like a legal structure, legal unless something like Panama Papers are discovered where somebody admits कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए भेज रहा हूं कैश के हवाला के रूट से, जो आप इसको वहां लगा देना। जब ऐसा कागज मिलेगा तो बात अलग है, नहीं तो इसको इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा। दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज हैप्पी व्हेन वी गॉट पनामा पेपर्स। इसमें से कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जो कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू डिस्क्लोज नहीं हो सकती थी, लेकिन समझ में आएगा। सो आपको ट्रेल दिखेगा मनी का, पैसे का ट्रेल दिखाई देगा। अब वो ट्रेल को हम कितना ट्रेस कर पाएंगे और कितना लीगली प्रूव कर पाएंगे, दैट वुड अगेन बी अ बिग कॉम्प्लिकेशन, बट दैट एक्सप्लेन्स यू द रॉट इन द सिस्टम कि क्या है, किस तरीके से हो रहा है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि 500 लोगों के नाम आ रहे हैं, सो नीडल ऑफ सस्पिशन इज ऑन दोज पीपल। उन्होंने किया, कुछ तो कुछ किया है। आप शायद उसको वो 6 इंच को पार नहीं कर पाएंगे इन केस में, एक भी केस में शायद पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको समझ में आता है व्हाई वुड समबडी
like Kanwar for example, मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं बार बार एक ही नाम लेते चले जा रहा हूँ. Somebody like Kanwar or Bajoria would go to Fonseca for incorporating a company in Panama Islands, and that company बाद में वो डिक्लेरेशन दे, बाद में वो क्लैरिफिकेशन देता है मीडिया में कि उस कंपनी ने कोई काम ही नहीं किया है, काम करने की जरूरत ही नहीं थी इस कंपनी को, मैंने सिर्फ 50,000 रुपए भेजे थे, कंपनी बन गई थी. उस कंपनी ने तो प्रॉपर्टी खरीद ली थी बाद में, या उस कंपनी ने कुछ काम हुआ ही नहीं, बिजनेस इनकम आई ही नहीं, वहां पे कुछ इनकम ही नहीं हुई है. सो ये जो मैंने कहा चेंज का फासला हम पार ही नहीं कर पाएंगे बहुत आसानी से, बट इट टेल्स यू दैट थिंग्स आर नॉट गुड एट द टॉप, थिंग्स आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच maybe perhaps beyond the reach of the lawmakers but are morally wrong perhaps, या फिर दिखता है कि गड़बड़ हो रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हेल्पलेस हैं, शायद ऐसा सिचुएशन ऐसा दिखाई देता है उसमें. और ये सब जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया इसके बारे में आपको बताया मैंने, ऑफशोर मैजिक सर्कल, ऑफशोर मैजिक सर्कल को आप सर्च करके देखिएगा गूगल में, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, उन लोग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, एसेट प्रोटेक्शन, एफिशिएंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये इसके पीछे क्या है यही है. सो एसेट टैक्स ऑप्टिमाइजेशन मतलब टैक्स बचाना है आपका, एसेट प्रोटेक्शन मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका पैसा आप लाके रख दीजिए हमारे पास, हम संभाल लेंगे. सो दिस इज व्हाट गोज ऑन इनटू दिस. एंड देन देयर आर सर्टेन टैक्स हेवन्स विच आर कॉन्ड्यूट टैक्स हेवन्स, जो कन्वर्शन के काम आते हैं, जो आई थिंक नरेश ने फोटो पोस्ट की थी फेसबुक में अबाउट द रिलीज, उसमें लॉन्ड्री कहा था, पनामा लॉन्ड्री कहा था, समथिंग लाइक दैट, जो लॉन्ड्री के काम आता है हिंदुस्तान में, हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है उसकी. द बिगेस्ट एग्जांपल इज मॉरिशस रूट. मॉरिशस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स हेवन्स दैट वी इंडियंस हैव बीन यूजिंग. 40% ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया कम फ्रॉम मॉरिशस. 40% मॉरिशस से आती है, और उस 40% का 100% शायद इंडियन मनी होगी, मुझे लगता है हमारा ही पैसा होगा जो बाहर गया, जिसको हम राउंड ट्रिपिंग कहते हैं. पैसा यहाँ से गया, घूमकर रंग बदला और वापस आ गया. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद यूजुअली मॉरिशस रूट. तो आंख बंद करके हम लोग चला ही रहे हैं, क्योंकि जब तक हम बेनिफिशियरी हैं हम उसके बारे में बोलते ही नहीं. हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम बहुत खुश हैं. पी नोट्स के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ पहले पिछली सरकार में भी, लेकिन हमको पैसा मिल रहा है, हम खुश हैं, लेकिन हमारा ही पैसा आ रहा है घूम फिर कर, ये परेशानी हमारे साथ है, हमारा टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का लॉस तो उसमें हो रहा है सीधा सीधा. सो दैट मॉरिशस इज एन एग्जांपल. नेदरलैंड्स इज अ कंड्यूट. अबाउट 4.5 ट्रिलियन pounds or 6.6 trillion US dollars flowed through Dutch special financial institutions, equivalent to 9 times the Dutch GDP. उनके जीडीपी का 9 गुना ज्यादा पैसा उनके थ्रू दूसरी कंट्रीज में पहुंचा, वहां आया और वहां से गया. सो आप सोच लीजिए ना, ये छोटी छोटी कंट्रीज क्या कर रही हैं, यही कर रही हैं. मतलब दे हैव बिकम फाइनेंशियल सेंटर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप कुछ भी करिए कहीं पर, हमारे पास पैसा ले आइए, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे आगे, और एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड जैसे मैंने कहा कि द यूएस एंड अब ये क्वेश्चन उठता है कि इसको ब्रेक क्यों नहीं किया जाता. ब्रेक करना ही नहीं चाहता कोई इसको. यूएस हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, यूके हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आर बेनिफिशियरीज, तो उनको तो कोई है ही नहीं, एंड दे आर एंजॉइंग पैट्रोनेज. अगर इनमें से एक कंट्री भी यूएस या यूके या यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है उसके डिसफेवर में हो जाएगी, immediately वो tax haven will cease to be a tax haven. As long as it's getting the patronage from the big brother, it will continue to be a tax haven. The moment the patronage stops, तो उसमें problems शुरू हो जाएंगे उसमें. So this is the reason why it does not break. और जो हमने कहा कि मोदी जी पैसा क्यों नहीं ला पाए, तो मोदी जी की हेल्पलेसनेस है उसमें, उनकी वो नहीं कर सकते थे, वो चाहते तो भी नहीं ला सकते थे, क्योंकि when the door is finally closed, the horse has been stolen and the barn has been burned down. यही होता है immediately. We have laddering. मैंने यहाँ laddering word यूज किया, पहले यूज नहीं किया था. डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो मैंने कहा उसको लैडरिंग कहते हैं इस भाषा में. और दिस इज अ फ्रेंच वर्ड सॉसेजिंग फॉर दिस पर्पस. उसमें हमने मल्टीपल लेयर्स ऑफ ट्रस्ट या शेल कंपनीज या नॉमिनी डायरेक्टर्स बनाकर कंपनी में रखे हुए हैं, जिनको आप ब्रेक ही नहीं कर सकोगे, इतने सारे लेयर्स हैं. अगर बहुत ज्यादा क्रिमिनल मनी होगा या बहुत ज्यादा चोरी का पैसा होगा या ऐसा पैसा होगा जिसको बताना ही नहीं है, तो उसमें आप 50 लेयर्स बिल्ड कर दोगे. द मोर द लेयर यू बिल्ड, द मोर द कॉस्ट यू पे, बट द मोर प्रोटेक्शन इट गेट्स टू यू. सो आप बिल्ड कर देंगे. हो सकता है आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने 50 लेयर्स बिल्ड किए होंगे, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द पनामा पेपर्स लीक आउट, वो आउट हो गया एंड ही हैड टू रिजाइन. सो वहां की जनता को दिखाई दिया कि गलत हो रहा है, दे प्रोटेस्टेड एंड ही हैड टू रिजाइन. लीगली शायद वो रिजाइन लीगली शायद उनको ढूंढ ही नहीं पाते आप कहीं पे. सो द लैडरिंग is such that the money can be protected under layers of ladders. Laddering is such that
यू शिफ्ट वन लैडर, एक उसका रंग हटा दीजिए, चेंज कर दीजिए, दूसरा लगा दीजिए उसके बदले में, ऊपर के लैडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा कहीं पे भी। आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके नीचे क्या हो रहा है आपका लॉयर देख रहा है, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सो कुछ भी बिगड़ा तो वो ठीक कर रहा है वहां से, आपके हाथ में कागज है, वो या वो कागज भी नहीं है आपके पास में, आप सिर्फ बेनिफिशियरी है रेजोल्यूशन के थ्रू, आपके पास एक कागज भी नहीं है, सब कुछ आपका है, आप प्रॉपर्टीज खरीदते रहिए, सब कुछ करिए, वो आप ही की है, और इस तरीके से हो रहा है, आपका लॉयर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दिस इज वॉट, इस तरीके से होता ही नहीं। अगर लास्ट में मैंने कहा कि इवन इफ यू ब्रेक थ्रू द बैरियर, you may find that the corporation is held by Turks and Calico Trust with a flea clause. The moment an inquiry is detected, the structure flies to another secrecy jurisdiction. Even if a jurisdiction cooperates with inquiries, it can drag its feet for months or years. वो होगा ही नहीं, हमको मालूम है नहीं होगा। और 20 लेयर है तो 20 कंट्रीज को आपको डील करना होगा, 20 कंट्रीज के लॉज को डील करना होगा, तब जाके आप पहुंचेंगे, तो आपका होता ही नहीं है ऐसा। सो दैट्स द रीजन व्हाई एवरीवेयर बिकम्स नोवेयर। यू नो, जब वो जिसका jurisdiction everywhere है, even if you see parts of the structure, the laddering stops you from seeing it all, and if you can't see the whole, you cannot understand it. The activity doesn't stop in any jurisdiction, it happens between jurisdictions. Elsewhere becomes nowhere, a world without rules. So this is what happens in tax havens. आप नहीं ढूंढ पाते, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। So I just try to find out the figures of the money that would be lying in the tax haven of the individuals, like rich art collector from India and the rich collector of horses from India. तो इनके पास में कितना पैसा होगा? The Tax Justice Network of USA has recently estimated that wealthy individuals hold about 11.5 trillion worth of wealth offshore. This is about a quarter of the global wealth and equivalent to the entire GDP of the USA. US की GDP के जितना पैसा जो है ऑफशोर पड़ा हुआ है रिच इंडिविजुअल्स ने जो करके रखा हुआ है। तो हम तो बहुत छोटे हैं, मोदी जी जो हमको 15 लाख दे रहे थे वो एक्चुअली बहुत कम था, इसमें हमारा बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है हमारा, इसमें बहुत सारी दुनिया का पैसा है। प्रॉब्लम ये है, एंड दैट मच मनी है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आई गॉट द स्टैटिस्टिक्स की $100 को अगर आप एंड टू एंड जोड़ेंगे तो 23 टाइम 23 बार चांद तक जाके वापस आ जाएगा आपका, जो वो आप रस्सी बनाएंगे अगर जोड़ जोड़ के 23 टाइम्स यू कैन गो टू मून एंड कम बैक। इतना पैसा टैक्स हेवेंस में रिच इंडिविजुअल्स का पड़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टैक्स जस्टिस नेटवर्क ऑफ द यूएस, उनका जो एस्टिमेट है। अगेन दिस इज एन एस्टिमेट, बट दिस हैज, आई मीन कंसीडरिंग इट टू बी, सिंस देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस, मैं इसको सही समझ के चलूंगा। 5% 10% कम या ज्यादा होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता हमारे को, 23 बार नहीं जाएंगे, 20 बार आ जाएंगे हम चांद पे जाके, डजंट मैटर। So, but मैं ये कहना चाह रहा था, I'm coming to the concluding part, a very serious part, कि but this some represent the taxes lost on money, money wealthy individuals hold offshore. A bigger, ये जो पैसा है असल में उन लोगों का, उन कंट्रीज को बिलोंग होना चाहिए था, हमारी जैसी कंट्रीज को, जहां पर ये प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन हमको नहीं दिया गया, हमको टैक्स नहीं दिए गया, अल्टीमेटली ऑफशोरिंग हो गया और बाहर चले गया। सो अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्रीज का जो पैसा है वो मूव होता है रिच कंट्रीज को, उनके शेयर होल्डर्स को थ्रू कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस टू रिच कंट्रीज थ्रू वॉल स्ट्रीट, एंड अल्टीमेटली दिस मनी गेट्स stashed away in the tax havens. So ultimately the money which should have come to developing nations like us ultimately goes to these people. और staggering, American GDP के जितना पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, developing countries, according to again global financial integrity का बहुत interesting observation था, developing countries lost a staggering $1.2 trillion in illicit financial flows in 2008 जो statistics मिले, losses that have been going at the rate of 18% per annum. Compare this to the 100 billion foreign aid that was given to the poor countries. $100 billion की एड दी गई, $1.2 trillion ट्रांसफर हुए पुअर कंट्री से रिच कंट्री के थ्रू टैक्स हेवेंस में। सो उनका खुद का कोटेशन है, मैं कोट कर रहा हूँ, फॉर एवरी डॉलर दैट वी हैव बीन generously handing over across the table to the across the top of the table, we are in the West have been taking back $10 of illicit money under the table. हर डॉलर जो हम डेवलपमेंट के लिए हम इंडिया को और सोमालिया को और यूरुग्वे को और इन कंट्रीज को दे रहे हैं, उसके बदले में $10 हम लेकर जा रहे हैं उनसे, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द टैक्सेस। दैट्स व्हाई मैंने शुरू में कहा कि इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी एंड इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम फॉरेन एड पे खुश होते हैं कि मिला है, लेकिन उसकी वर्ल्ड बैंक ने हमारे को फंडिंग किया है, लेकिन वो पैसा 1/10 ऑफ द मनी दैट इज साइफन्ड ऑफ एवरी ईयर फ्रॉम अ कंट्री होता है। एंड एज आई सेड, द सेम चैनल इज यूज्ड, आई एम रिपीटिंग दैट, same channels is used by the
smugglers, terrorists, and criminals as it is used by corporates, as it is used by rich individuals. वही channel है, वही है. 1/3 of the money, it is estimated. ये World Bank का estimate है कि in a study endorsed by World Bank, it was estimated that about 1/3 of the total illicit cross-border flows criminal money. 1/3 is criminal money, जो drugs, जो smugglers का पैसा है या वो सब है. Corrupt money is 3% of the total turnover. जो bribes मिलती है politicians को, kickbacks जो हम कहते हैं इंडिया में, वो 3% है. Third component, which makes 2/3 of the transaction, is the commercial transactions. Companies, corporate, multinationals, and the rich individuals, इनकी shell companies है. So 2/3 जिनको हम legitimate कह रहे हैं, 1/3 जो illegal हैं, and they flow through the same channel. And this is the reason why they cannot catch criminal money easily. क्योंकि एक ही channel से चल रहा है. रुपए का रंग तो एक ही है, हरा नोट जा रहा है, आ रहा है, तो उसको कुछ हम देख ही नहीं सकते उसमें, एक ही है. And that's why the success rate in catching financial criminal is 0.1% world over, according to a study endorsed by World Bank. 0.1% ही success rate मिला, 99.9% failure rate रहा है. So when countries like America are unsuccessful doing that, we can understand why, and we can understand that how incapable we are as a nation in handling that situation. जो मोदी साहब कह रहे थे कि हम ले आएंगे, उसमें हमारी कितनी बड़ी इनकेपेबिलिटी और कितनी मुश्किल और मजबूरी है. इसलिए मोदी साहब को मैं ब्लेम नहीं करूंगा जब उन्होंने कहा. उनकी इनकेपेसिटी नजर आती है, हमारे सिस्टम की इनकेपेसिटी नजर आती है यहाँ पे. So as I said, it is true, but nobody notices it, and that is only illegal stuff. The legal offshore tax avoidance by individual and corporations, which further billions of dollars add हो जाते हैं उसके बाद में. So अब मैं एक छोटा सा philosophical question रखना चाहता हूँ. We talk a lot about CSR, corporate social responsibilities. Is taxation not a part of corporate social responsibility? हमने तो कभी सोचा ही नहीं इस एंगल से. हम तो कंपनी कभी भी अपने टैक्स को मिनिमाइज करने की बात ही सोचेगी. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वही एडवाइस देंगे कि आप अपना टैक्स मिनिमाइज करिए. But what is happening in the larger picture, if you look into it, companies will have to rethink whether a prudent taxation policy would mean benefiting only the shareholders living abroad, perhaps, or maybe the larger section of the society. And हम तो एडवाइस देते रहेंगे as a chartered accountant, because we are supposed to minimize the tax burden of the client, but unfortunately the system is so bad. And when I say हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये जो फोन्सेका के पास जाने वाले लोग हैं, वो नरेश के पास में या बगड़ी जी के पास में नहीं आने वाले, मेरे पास भी नहीं आने वाले. वो लोग किसी दूसरी फॉर्म्स में जाने वाले हैं जहाँ से वहाँ जाएंगे. सो हम लोग ये एडवाइस नहीं करने वाले कि आप उसको कर लीजिए इस तरीके से. लेकिन बट देयर आर पीपल हु वुड कीप एडवाइजिंग. हम कह रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर गोइंग टू एडवाइज, बिकॉज यू हैव अ लीगल राइट टू सेव मनी फ्रॉम टैक्सेस. कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम्स इतना गलत बन चुका है कि इस तरीके से poor countries and the developing nations and the nations which produce would always be robbed of the legitimate due that they have got, they should be getting, and would be passed on to a nation or to a body of shareholders who do not perhaps deserve that. So the war against offshoring will have to be fought at the international perspective. शायद कहीं पर इसकी जागरूकता आएगी तो it's more serious than the war against environment and against pollution and carbon footprints and so on. उससे ज़्यादा है, लेकिन इसके बारे में कोई बोलता नहीं, जैसा मैंने कहा, because most of us are vested interest here. Now the road ahead for India. मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया में हम लोग इंडिया का क्या कर सकता है. Panama Papers reveal that countries that with much simpler laws, lower cost of compliance, and a stronger administrative capacity to enforce laws than India have not been able to prevent the use of tax havens. हमसे बहुत अच्छे laws हैं जिनके पास में strict control है, transparent system है, वो भी prevent नहीं कर पाए हैं. In India, tax rates are higher, the system is complicated, and the capital control restrict foreign financial transactions. Tax havens are more likely to be used not just for illegal activity, but even for legitimate businesses. You know, when you make your tax system so complicated, so difficult to handle, so much at the discretion of the assessing officer, and the tax rate so high, then people have an incentive to finding ways out. Not that in other countries they don't do it, but we have more incentive here to find these kind of ways, and that's the reason why you will find a lot of money of individuals going out. So, and we rank 157 in the ease of paying taxes. So
The effective rate of tax is very high. Corporate tax, dividend distribution tax. We have another recently added tax to that. Capital gains from the transaction. This makes the tax rate very, very high. And the moment you start doing that, it becomes difficult for companies to retain their profit in this country, and they would have a tendency to find ways where profits could move out of the country where the taxes are much lower. If I want to buy a property, if I want to sell a property in India and buy a property, let's say I want to buy a property in India, I'll have to pay 30% tax. Out of the tax paid money, I will be buying that property. But if I can siphon off this money to, say, Luxembourg or Panama, pay zero tax, and put it in a shell company, जो वहाँ पर FII या FDI बनकर वापस आएगी इंडिया में, तो गवर्नमेंट भी बहुत खुश होती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है हमारे पास में, पैसा तो मेरा ही है, लेकिन यहाँ पर मैं वो बिल्डिंग खरीद लेता हूँ अब यहाँ पे. फॉरेनर्स आर बाइंग द प्रॉपर्टीज इन इंडिया. बहुत खुशी होती है हमारे. फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनीज, फॉरेनर्स आर इन्वेस्टिंग इन योर इंडस्ट्री. मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये फॉरेनर्स जो है वो गोरा सामने है, पीछे तो हम काले ही बैठे हैं उसके. सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम वही है कि उसके पीछे जो चेहरा है वो हमारा ही है, काला, एकदम काला, ब्लैक मनी वाला काला चेहरा. सो दिस इज व्हाट हैज टू बी simplified. The structure will have to be simplified, made more transparent, more compliance oriented. तभी जाके इसका impact कम हो सकेगा. Otherwise इसका impact will continue to be there. I think we'll conclude with that. Thank you. Thank you very much. 100 minutes of continuous session. Thank you, sir. The session has been wonderful. The forum is open for question and answers if anybody has something to ask. सर छोटा सा क्वेश्चन है कि एनजीओ से जो पैसे आते हैं मतलब विदेश से, जैसे ग्रीन पीस को इन्होंने बैन किया मोदी गवर्नमेंट ने, तो मैंने तो ये सुन रखा था कि पुअर पीपल ऑफ रिच कंट्री पे टू द रिच पीपल ऑफ द पुअर कंट्री इन द नेम ऑफ सोशलिज्म. How it was. So that means, what we are treating, I mean, the Modi government with such brilliant people around surrounding them, I wish, you should be one of their advisors. because the question is, green peace के साथ मजाक करना या उसको जी. इससे कुछ भी नहीं हो रहा है. हाँ, बिल्कुल ठीक बात. There is no benefit out of that. How come the entire, brilliance of the NDA government Right. to understand this, what you have explained to us so Right. See, as I said, nothing that I have spoken about comes from a very confidential or a secret source. It's open thing. ये है. They just have to dig into the information. It's there, and it's, as I said, most of the things are well-known fact, well understood and well accepted fact. कि है, tax havens do exist. Would require a lot of political will on the part of the world governments as well as our government. I don't say our government doesn't have the will, but to break through this kind of systems which exist would require a considerable amount of political boldness. And जो ग्रीन पीस वाली कहानी कही, मुझे तो I have really not been able to study that thing, but मुझे तो कई बार बहुत ज़्यादा it's like politics taking overpowering the economics. कभी-कभी ऐसा लगने लगता है मुझे. वैसा भी हो सकता है. और sometimes sometimes it could be something, as I said, कि आपने $10 ले लिया, $1 दिया, $10 ले लिया, मगर उससे ग्रीन पीस को बैन करने से कुछ नहीं होने वाला, फर्क पड़ने वाला. It doesn't really serve any purpose. जो मिल रहा था वो भी नहीं मिला हमको, वो भी नहीं मिला. इसलिए I think sometimes it becomes pure politics perhaps, or some kind of harassing tactics perhaps. जैसे Monsanto के बारे में recent case is the Monsanto thing मैं आपको बताता हूँ. Greenpeace is an NGO. Monsanto is the seed provider जो कि genetically modified, जिसको biotech seeds कहते हैं हम लोग, इंडिया को provide कर रहा था. It's the largest player in India doing that. It's the largest player in the world in that field. And we talk a lot about for and against the BT cotton and BT seeds and other things. We keep discussing endlessly about that. But Monsanto के साथ जो agreement था, उसको suddenly government ने वो contract को revoke कर दिया, और they offered them 1/10 of the price that was being paid to them, revoking a contract straight away and offering them 1/10 of what was being paid to them. So the company has decided to go out of India. हो सकता है कि गलत हो रहा था पहले से, they were overcharging us, लेकिन इस तरीके से हो जाना कभी-कभी मुझे लगता है कि it must be pure politics rather than economics. Maybe it's like throwing it out and then renegotiating and then waiting for them to come back with a fresh offer, which could mean offer to the government as well as to the sometimes to the corrupt politicians. वोडाफोन टैक्स केस, तो ऐसे ये देख के कई बार
you when there is no clarity and no transparency, you suspect these kind of. आपने जो ग्रीन पीस के कहा वो सेम बदबू हमें आती है बहुत सारी अदर ट्रांजेक्शंस में भी हमको दिखाई देता है, आई वुड अग्री, यस। दूसरा सर आपने कहा था कि नॉर्मली ये जो सो कॉल्ड टैक्स हेवन्स हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी या वो सब नहीं होता है, यूजुअली नहीं होता है। स्विट्जरलैंड इज नोन Yeah. फॉर See, Switzerland is not a tax haven actually. Switzerland should be जो 60 की लिस्ट में इसलिए है कि स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम उन्होंने ऐसा बना रखा है कि वो बैंक इज अ सीक्रेट सिस्टम, इट्स नॉट अ टैक्स हेवन। वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरीके से बाकी कंट्रीज में हो रही वैसी होती वैसा नहीं है। स्विट्जरलैंड जस्ट गिव्स यू अ प्रोटेक्शन ऑन योर मनी विच इज रिकॉर्डेड इन योर नेम इन द बैंक अकाउंट। द लॉज डू नॉट, they do not give diverse information to the world about the people who are holding the money there. उसके सिवा और लॉन्ड्रिंग नहीं करते हैं वो लोग। मतलब इट्स अ नोन, वो सिंस 1906 स्विट्जरलैंड ने अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है कि हमारे पास पैसा आएगा तो हम आपकी इंफॉर्मेशन हम दूसरों को नहीं देंगे। दे मेंटेन द राइट इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट गिव इट टू यू। So Switzerland is not to be considered as a tax haven in that sense we are talking about other countries. जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। तो क्या ये डर के मारे जो लोग हैं जो जिन्होंने पैसा रखा है वो पैसा अपना छोड़ने को तैयार है, क्योंकि बेनिफिशियरी उनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वही मैं समझा रहा था। बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। मैं आपको वही समझा रहा था कि छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उनकी लैडरिंग इतनी अच्छी है कि एक जरा सा भी कुछ होगा, एक शक भी होगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लॉयर ने उसकी लैडरिंग चेंज कर दी उठा के। वो पैसा तो उसके पास ही है, बाहर भी है तो भी उसी के पास ही है, नाम बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, पैसा वहीं की वहीं है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी का नाम आ गया, मैंने कहा कि व्हाट्सएप में और फेसबुक में लिस्ट बन रही है, लोग विकीपीडिया में लोगों ने डाल रखा था कि ये विकीपीडिया के जो ओपन सोर्स वाले हैं उसमें डाल रखा था कि ये लिस्ट है लोगों की, उसमें सोनिया गांधी का नाम भी डाला, इसका भी नाम लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है। हमसे ज्यादा तेज वो लोग हैं, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स है, मेरा नाम आने के बाद वहाँ रहेगा ही नहीं उसमें, ऐसा होता ही नहीं वो। सो और मेरे नाम से है ही नहीं वो पैसा किसी और के नाम से है, किसी और कंपनी के नाम से, जिसका बेनिफिशियरी मैं हूँ, और जिसको डिस्क्लोज करने का राइट किसी को है ही नहीं। क्योंकि राइट इसलिए नहीं कि उनको मालूम ही नहीं उसके बारे में, उनके सीक्रेसी लॉज ऐसे हैं कि उनको भी नहीं मालूम, कि गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम कि पैसा किसका है। उनको मालूम है कि क्रिमिनल पैसा हो सकता है ये, लेकिन उनकी आंखें बंद है उसके लिए, किसका है उससे मतलब नहीं है उनको, दे जस्ट वांट द मनी टू कम इन। तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे, इसलिए ये हेल्पलेसनेस है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज द हेल्पलेसनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स इन हैंडलिंग द सिचुएशन। जब मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए सिर्फ जुमला था, वो मैंने ऐसे इलेक्शन में कह दिया था, अगर वो शायद ऐसा प्रेजेंटेशन देके एक्सप्लेन कर पाते कि क्या हो रहा है, तो लोग उनको अप्रिशिएट करते कि हाँ आप वाकई आपके हाथ में नहीं था ये सब करना, ऐसा है। सबको मालूम है, नया कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, सबको मालूम है, उनको पहले। और आज हाँ, इसलिए झूठ नहीं बोला उन्होंने। 15 लाख रुपए आपके पड़े हैं बाहर, ये तो उन्होंने सही कहा। लाने में असमर्था है वो, पड़ा है आपका है, बढ़ रहा है वो 18% से हर साल बढ़ रहा है, वो 18% के हिसाब से बढ़ रहा है हर साल। इस बिल्कुल 15 लाख है और हर साल 5 साल में 3 साल में 18% के हिसाब से बढ़ गया है। और आप खुश रहिए, नहीं होता। इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स कुछ भी नहीं होता जब तक, अनलेस ऑल द नेशंस कम टुगेदर। जैसे हमने बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज रखी है बहुत सारी कंट्रीज के साथ में, under which you are obliged to give information if demanded by other country and receive information if you demand from other country. अगर हम ऐसा इन कंट्रीज के साथ में ट्रीटीज ले पाएंगे, इनके साथ में ट्रीटीज नहीं है। पनामा डज नॉट हैव अ टैक्स ट्रीटी विद इंडिया, BVI डज नॉट हैव अ टैक्स ट्रीटी विद इंडिया बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव इट, दे रिफ्यूज टू हैव इट। हम बहुत खुश होते हैं कि यूके से ट्रीटी है, यूएस से ट्रीटी है, यूके से जरूरत नहीं है, वो छोटे नेशन से ट्रीटी चाहिए आपको। नहीं, अभी भी कुछ नहीं हुआ वाली बात नहीं है। हमने यहाँ इतने लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और हमको समझ में आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। जर्नलिस्ट का काम है उसको उजागर करना, जो गलत चीज नजर आई है उसको बता रहा है वो, और निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन कुछ होगा या नहीं का ये तो फॉर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज है। हाँ, एक देखिए ना हुआ है, और नहीं, और दूसरा इट्स फॉर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज टू हैंडल दैट। जर्नलिस्ट ने तो जो अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया, बहुत अच्छे से कर डाला, उनको मिला, उन्होंने इतना बड़ा डेटा को एनालाइज करना 1 साल के अंदर ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कर दिया उन्होंने, और वो कर ही रहे हैं, वो लोग कर ही रहे हैं। और वो मैं आपको भी बता रहा था, मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या किया। दे क्रिएटेड देयर ओन सेपरेट सर्च इंजन। गूगल पे रिलाय नहीं किया उन्होंने, क्योंकि रिलाय करते तो पब्लिक में जाता डॉक्यूमेंट। गूगल से परचेज भी नहीं किया, क्योंकि हो सकता था कि गूगल वुड हैव अ बैकडोर एंट्री इनटू द सर्च मैकेनिज्म। उन्होंने अपना सर्च इंजन डिजाइन किया, वन ऑफ द जर्नलिस्ट डिजाइन द सर्च इंजन। वो सर्च इंजन उन्होंने सबके कंप्यूटर्स पे लगाया, जिसमें एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर होता था एक दूसरे के बीच में, और उसको उस तरीके से मॉनिटर किया गया, बाहर की दुनिया को मालूम भी नहीं पड़ा क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात है 1 साल तक चलाना इस तरीके से और करना।
एंड नाउ दे आर आउट इन द ओपन, आज भी चल रहा है, आज भी तो कोई इनका कोई सिस्टम ब्रेक नहीं कर पा रहा है उनका, चल ही रहा है, दे हैव नाउ ओपनड इट, उन्होंने कह दिया कि हम कर रहे हैं, तो भी नहीं होता है। एंड फोन्सेका का जो डेटा था वो किसी हैकर ने हैक कर लिया था, वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स इन द वर्ल्ड, उसका डेटा किसी हैकर ने हैक कर लिया, और जॉन डो, जो भी जिस बंदे का नाम हम जॉन डो रखा उसने हैक कर लिया, और इतना बड़ा डेटा ट्रांसफर करने के लिए कितनी मेहनत, कितना